इस लेक्चर में हम एबनॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ेंगे, असामान्य हानि। इससे पिछले लेक्चर में हमने सामान्य हानि के बारे में किया था। तो सामान्य हानि क्या होती है? जो माल आप, जो गुड्स आप कंसाइनमेंट पे भेज रहे हो आगे, उनके नेचर की वजह से, उनकी प्रकृति की वजह से जब उनका कुछ क्षति पहुंचती है तो उसे नॉर्मल लॉस कहते हैं। तो नॉर्मल लॉस में हमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय हमें ये इस तरीके से हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय हम नीचे टोटल यूनिट से स्टॉक सस्पेंस निकालते समय भी नीचे टोटल यूनिट हमारी कम हो जाती है बस, ठीक है। ये फर्क पड़ता है। और क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय भी ऐसा ही होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट लेते हैं, टोटल एक्सपेंसेस लेते हैं, उसको लॉस को काट के बाकी की क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं और जो अनसोल्ड रह जाता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा देखो, एबनॉर्मल लॉस होते हैं जो गुड्स की प्राकृतिक कारणों की वजह से नहीं होते, जैसे कि माल चोरी हो गया, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, या बाढ़ आ गई, या भूकंप आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। इस तरह की जो चीजें होती है ना, इसको इन वजह से जब आपका नुकसान होता है तो हम उसको कहते हैं एबनॉर्मल हानि, असामान्य हानि, ठीक है। तो असामान्य हानि को हम जब निकालते हैं, एबनॉर्मल लॉस आपको निकालना पड़ेगा, नॉर्मल लॉस आपको दे रखा होता है, ठीक है। पर एबनॉर्मल लॉस हमें निकालना पड़ता है, क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस में हम एक्सपेंसेस भी ऐड करते हैं, नॉन रेकरिंग, जैसे क्लोजिंग स्टॉक में करते हो आप, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय जो अनसोल्ड यूनिट होती है उसको हम कॉस्ट या इनवॉइस प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस अनुपात में जोड़ देते हैं। किस अनुपात में? जिस अनुपात में अनसोल्ड गुड्स रह गए हैं। उसी तरीके से एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालते समय हम एबनॉर्मल लॉस को, कि जितनी भी यूनिट आपकी लॉस हुई है, मान लो 15 यूनिट लॉस हो गई चोरी होने की वजह से या बाढ़ आने की वजह से, तो उसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और उसमें एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं जितनी भी, उस अनुपात में जिस अनुपात में आपकी एबनॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से निकलेगा, और एबनॉर्मल लॉस हम निकालना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। दूसरी चीज़, इसके लिए जो जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, ठीक है, ये 3 जर्नल एंट्री होती हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है जब हम इसे कंसाइनमेंट अकाउंट में डालते हैं। एबनॉर्मल लॉस को कंसाइनर वहन करता है, कंसाइनी के ऊपर नहीं जाता। तो एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है, ठीक है। ये तो होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, ठीक है। अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा था और मान लीजिए आपकी 100 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गई, 100 रुपए की यूनिट डिस्ट्रॉय हो गई, और आपने कुछ इंश्योरेंस करा रखा था, मान लो 50 रुपए आपको इंश्योरेंस के मिल गए, ठीक है। तो बाकी का जो 50 रुपए जिसका जो इंश्योरेंस से कवर नहीं हुआ, वो आपका लॉस है, वो चला जाएगा P&L अकाउंट में। और जो इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा वो, उसके लिए जनरल एंट्री ये बनेगी। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे हम एक, और इस अकाउंट के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे जैसे है डेबिट साइड पे कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से टोटल लॉस लिखेंगे। अगर आपका कोई इंश्योरेंस क्लेम है तो क्रेडिट साइड के ऊपर हम इंश्योरेंस का क्लेम लिखेंगे, और फिर क्रेडिट साइड के ऊपर इसमें से इंश्योरेंस का क्लेम हटा के जो भी बचेगा उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दूसरी चीज, जितना टोटल एबनॉर्मल लॉस हमारा आएगा उसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड के ऊपर शो करेंगे। ये होगा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम पढ़ लेते हैं, और ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। असामान्य हानि की जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सिर्फ कंसाइनर की बुक्स में होंगी, क्योंकि कंसाइनर के ऊपर फर्क पड़ता है इसका। असामान्य हानि अगर रास्ते में होती है तो केवल कंसाइनर के ही नॉन रेकरिंग खर्चे उसमें जोड़े जाएंगे, ठीक है। पे जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस जोड़ने हैं, हम नॉन रेकरिंग, जैसे क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं तो हम सारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस जोड़ते हैं, चाहे कंसाइनर के हों चाहे कंसाइनी के हों, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस निकालते समय अगर एबनॉर्मल लॉस रास्ते में हो रहा है तो हम सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंसेस जोड़ते हैं, कंसाइनी के नहीं। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस आपका गोडाउन में सामान के पहुंच जाने के बाद हो रहा है तो फिर हम कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस भी जोड़ते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, असामान्य हानि के जो हम हमेशा इसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। जितनी ये जो हम एबनॉर्मल लॉस निकालते हैं, तो जितनी यूनिट्स आपकी लॉस हो गई एबनॉर्मल चोरी होने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से, आग लगने की वजह से, उसको हम सिर्फ कॉस्ट पे से मल्टीप्लाई करते हैं। चाहे आपने गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे सेंड कर रखा हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं, जबकि अनसोल्ड
स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसको निकालने के लिए हम जिस प्राइस पर आपने गुड्स को सेंट किया है, अगर इनवॉइस प्राइस पे सेंट किया है तो इनवॉइस प्राइस लेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस पे सेंट किया है तो कॉस्ट प्राइस लेंगे, ठीक है। ओ, तीन इसकी इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए आपने 100 यूनिट भेजी, ठीक है, और 100 यूनिट भेजी और रास्ते में इसमें से 20 यूनिट एबनॉर्मल लॉस हो गया, मतलब चोरी हो गई 20 यूनिट, ठीक है। तो कंसाइनी के पास पहुंची कितनी? सिर्फ 80 यूनिट पहुंची, ठीक है। रास्ते में ये चोरी हुई है 20 यूनिट और कंसाइनी के पास सिर्फ 80 पहुंची है। तो इस केस में हम जब एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालेंगे तो हम उसमें कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे नहीं लेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज, इस केस में जब हम स्टॉक निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, जब हम क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मान लीजिए 80 यूनिट पहुंच गई कंसाइनी के पास, कंसाइनी ने इसमें से 60 यूनिट बेच दी, तो 20 यूनिट बिना बिकी रह गई। तो हम क्या करते हैं, 20 यूनिट की कॉस्ट या जिस भी प्राइस के ऊपर आपने इसको सेंट किया था, ठीक है, यहां आ जाएगी प्लस कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे। मान लो 10 रुपए थे, ठीक है, तो ये 10 तो थे पूरी 100 यूनिट के लिए क्योंकि उसने 100 भेजी थी, लेकिन अनसोल्ड कितनी रह गई, 20, तो हम 20 के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। मान लो कंसाइनी के भी कुछ नॉन रेकरिंग खर्चे हैं, तो जो ये कंसाइनी नॉन रेकरिंग खर्चे आएंगे, ठीक है, कंसाइनी ने खर्चे कब किए, जब उसके पास गुड्स गए, ठीक है, हालांकि गोडाउन में पहुंचने से पहले उसने खर्चे किए थे, पर उसको जो यूनिट मिली है वो कितनी मिली है, सिर्फ 80 मिली है, ठीक है। मान लो कंसाइनी ने 20 रुपए खर्च किए थे, ठीक है, इसके पास, इसको यूं लग रहा था कि इसके पास 100 यूनिट आएंगी, तो इसने किराए विराए के जो है 20 रुपए खर्च किए थे, लेकिन इसके पास अंत में पहुंची 80 यूनिट। तो ये जो 20 रुपए इसने खर्च किए थे ये 80 यूनिट के बन गए, कि अब ये 20 रुपए 80 यूनिट के हैं। तो जब हम कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे निकालेंगे यहाँ पे, तो हम इसको 100 से भाग नहीं करेंगे, हम इसे सिर्फ 80 से भाग करेंगे, क्योंकि कंसाइनी के पास सिर्फ 80 यूनिट पहुंची है, इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि इसने जो ये 20 रुपए खर्च किए हैं ये 80 के लिए खर्च किए हैं, तो जो बची हुई यूनिट रह गई बाकी की 20 इसके लिए निकाल लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि आपको कहाँ पे तो ये मतलब घटाई हुई लॉस के घटाई हुई वो लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी। तो मैं सीधा सा बता देती हूँ, जब एबनॉर्मल लॉस होता है और एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से कंसाइनी के पास कम यूनिट्स पहुंचती हैं, तो उस केस के अंदर जो है हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय हम कंसाइनी के जो नॉन खर्चे लेते हैं उससे हम ये लॉस को घटा के जो यूनिट उसके पास, जितनी यूनिट कंसाइनी के पास पहुंचती हैं उसको टोटल मान के फिर निकालते हैं। लेकिन कंसाइनर के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो जितनी भेजी थी उतनी को ही हम टोटल मानते हैं, ठीक है। ये तो तब हो गया जब रास्ते में यूनिट्स लॉस हुई हैं। अगर ये लॉस, अगर एबनॉर्मल लॉस रास्ते में नहीं हुआ, ठीक है, आपने 100 यूनिट भेजी थी और कंसाइनी को जो मिली वो 100 मिली, लेकिन कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद, गोडाउन में रखने के बाद माल में मान लो आग लग गई और उस आग में 20 यूनिट खत्म हो गई, ठीक है। कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद कंसाइनी के पास पहुंची 100 यूनिट, लेकिन बाद में आग लग गई गोडाउन में और 20 यूनिट खत्म हो गई, तो अब बची कितनी है, 80, ठीक है। तो अनसोल्ड तो वही है, 20 ही रहेगा, लेकिन अब जब आप क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे तो यहाँ पे कंसाइनी वाले में आप उतनी यूनिट लिखोगे टोटल जितनी उसके पास पहुंची थी, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जब भी नॉर्मल लॉस होता है तो कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे जब हम क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करते हैं तो हम उसमें टोटल यूनिट उन यूनिट को मानते हैं जो एक्चुअल में कंसाइनी को मिली थी, ठीक है, जितनी उसको मिली थी। तो ये हो गई बात यहाँ पे क्लियर। नॉर्मल लॉस जो होता है उसमें हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, टोटल टोटल लो बटे में यूनिट्स में से जितना नॉर्मल लॉस था घटाओ, मल्टीप्लाई करो अनसोल्ड से,
ठीक है? उसमें हम ऐसे नहीं लेते कि इसका टोटल लेंगे, इसका रास्ते में अगर लॉस हो गया तो लॉस घटा के लेंगे, गोडाउन में पहुँचने के बाद हुआ है तो टोटल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना होता, ठीक है? लेकिन एब्नॉर्मल लॉस में आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होता है। चलो, ये तो हो गई इम्पोर्टेंट थ्योरी वाली बातें कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे ये निकलेगा। एब्नॉर्मल लॉस के क्वेश्चंस में 2 ही मेन चीज़ होती है निकालने की, एक तो एब्नॉर्मल लॉस की वैल्यू जो आपकी सही आनी चाहिए, दूसरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, ठीक है? एब्नॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है और क्लोजिंग स्टॉक किस पे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक निकलता है जिस पे आपने गुड्स को सेंड किया था। अगर इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया था तो इनवॉइस प्राइस पे। ओके, अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 इस लेक्चर में हम 4 इलस्ट्रेशन देखेंगे 10, 11, 12 और 13। ओके, अभी तक हम पहले हमने 9 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, तो आई गेस आपको अब तक सही समझ में आ गया होगा कि कंसाइनर की बुक्स में 4 मेन अकाउंट बनते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी का अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और आपका स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है? इसके अलावा कंसाइनर की बुक्स में जिन-जिन चीज़ों की जो-जो आपकी एंट्री बनती जाती है वो अकाउंट खुलते जाते हैं। अगर एब्नॉर्मल लॉस होता है तो ये 3 एंट्री होती हैं। ये कंसाइनर की अकाउंट में होती है, कंसाइनर की बुक्स में होती है। कंसाइनी का इनसे कोई लेना-देना नहीं है। सिर्फ कंसाइनर की बुक्स में एंट्री यानी एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट और ये वाला पी एंड एल अकाउंट ये सिर्फ कंसाइनर की बुक्स में बनेगा अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो ये भी बन जाएंगे और अगर इनवॉइस प्राइस पे आपने गुड्स को सेंड किया है तो स्टॉक सस्पेंस अकाउंट भी बन जाएगा, ठीक है? और इन अकाउंट्स में किस कहाँ पे एंट्री होती है, कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे क्या होता है, कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे क्या देता है, ये भी आपको अब तक मैं ये मान के चल रही हूँ कि अब तक आप इसको समझ गए होगी, ठीक है? तो अब जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ इसमें मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चन बताऊंगी जो अलग है, ठीक है? जो कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, जो अलग आ रहा है। ओके, पूरा क्वेश्चन मैं आपको नहीं करके दिखाने वाली अब। नाउ डी ऑफ दिल्ली का 100 पैकेज, तो डी ने कंसाइन किया है तो ये हमारा कंसाइनर है। इसने 100 पैकेट कॉस्मेटिक्स के कंसाइन किए हैं जिसकी ईच की कॉस्ट मतलब प्रत्येक की कॉस्ट है 300 रुपए। तो यानी इसने 100 गुणा में 300 30,000 रुपए के कॉस्मेटिक्स कंसाइन किए हैं। किसको? बी को। तो ये हमारा कंसाइनी है। ओके, कंसाइनी ने डिलीवरी ले ली। ओके, और इसने ना 500 फ्राइट पे किए हैं और इंश्योरेंस के पे किए हैं। तो कंसाइनर के खर्चे जितने भी होते हैं सारे नॉन रेकरिंग होते हैं। 15 पैकेट जो थे वो ऑन द वे रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गए। तो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए का मतलब ये है कि अगर हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो उसमें कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे अगर हैं तो कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे ये 15 यूनिट को हटा देने के बाद जो यूनिट बचेंगी उसको टोटल मान के होंगे, ठीक है? और अगर ये रास्ते में डिस्ट्रॉय हुए हैं तो एबनॉर्मल लॉस निकालते समय हम कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे नहीं लेंगे, ठीक है? कंसाइनी ने डिलीवरी ले ली और उसने 700 रुपए गोडाउन रेंट के पे करे जो नॉन रेकरिंग नहीं है, ये रेकरिंग खर्चा है। और 1700 क्लियरिंग चार्जेस ये भी रेकरिंग खर्चा है, नॉन रेकरिंग नहीं है, ठीक है? तो सॉरी, क्लियरिंग चार्जेस, ओके, क्लियरिंग चार्जेस रेकरिंग है। क्लियरिंग चार्जेस क्योंकि उस हाँ, ये रास्ते से संबंधित है। गोडाउन का रेंट नॉन रेकरिंग नहीं है, ठीक है? लेकिन क्लियरिंग चार्जेस ये नॉन रेकरिंग है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय हमें इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके, आपको कॉस्ट ऑफ डैमेज यहाँ पे हमें सिर्फ एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है। अगर उसने 70 पैकेट बेच दिए, ठीक है? तो देखो 100 भेजे हमने, ठीक है? ये रास्ता है। रास्ते में 15 एबनॉर्मल लॉस, ठीक है? कंसाइनी के पास पहुंचे कितने? 85 पहुंचे, ठीक है? उसके हाथ में तो 85 ही आए। तो क्लोजिंग स्टॉक में उसके नॉन रेकरिंग खर्चे डालेंगे तो 85 के हिसाब से डालेंगे, ठीक है? 85 में से ये कंसाइनी के पास पहुंच गए, ठीक है? रीच्ड। कंसाइनी ने 70 बेच दिए, तो अब बच कितने गए? 15। ये है अनसोल्ड। इसका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो सबसे पहले 2 चीजें निकालेंगे हम, एबनॉर्मल लॉस। ओके, एबनॉर्मल लॉस हुआ कितने पैकेट्स का है? 15 पैकेट का। तो 15 और इसको हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, चाहे आपने इनवॉइस पे भेज रखे हो गुड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 300, ठीक है? तो 15 पैकेट की लागत आ गई यहाँ पे 4500। और ये जो 15 पैकेट है ये रास्ते में डिस्ट्रॉय हुए हैं इसलिए हम सिर्फ
एबनॉर्मल लॉस निकालते समय हम सिर्फ कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे लेंगे। अगर ये रास्ते में नहीं हुए होते और कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद एबनॉर्मल लॉस हुआ था, तो हम कंसाइनी के भी नॉन रेकरिंग खर्चे लेते एबनॉर्मल लॉस निकालते समय। लेकिन अभी क्योंकि ये रास्ते में डिस्ट्रॉय हुए हैं, वो भी एबनॉर्मल लॉस है, तो हम सिर्फ कंसाइनर के खर्चे लेंगे। तो कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे हैं 500। तो ये जो 500 हैं, ये इसने पूरी 100 यूनिट के लिए लिए थे, हम निकाल लेंगे 15 के लिए जो डैमेज हुई है। ठीक, तो ये आ गया आपका 75। तो टोटल एबनॉर्मल वैल्यू लॉस हो गया आपका 4575। ये है आपका एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एंट्री बनेगी 4575 और 4575। अब ये जाएगा कहाँ? जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे गुड्स सेंट